दादा जान लेकिन मेरी बात तो सुने। यारिक ने आगे बढ़कर कहा। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मेरे होते भी एक बेबस लड़की के साथ ज्यादती क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सोसाइटी में। तुम चाहते हो कि बाहर सारी दुनिया मुझ पे थू थू करे। वो गंभीर आवाज में बोले। लेकिन मैं ये निगाह नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में कराया और पास रखे हुए मेज पर से शीशे के वॉस को हाथ मारकर नीचे फेंक दिया, जो छन्ना के आवाज के साथ गिरकर टूट गया। वो लंबे लंगे लंबे डंग बढ़ता हुआ बाहर निकल गया। इसे यकीन था कि इसके दादा जान या इसका भाई दोनों में से ज़रूर कोई ना कोई मनाने आएगा। रुको यार, एक फरजाम ने इसे पीछे से आवाज़ दी, मगर वो तनफन करता हुआ निकल गया। नूर इसे गुस्से में देखकर इसके पीछे बाहर निकली। यार, एक मेरी बात सुनो प्लीज़, वो ऊंची आवाज़ में कहते हुए इसे जाने से रोकने के लिए बोली। वो रायदरी उबड़ कर चुका था, बिना मुड़े वहीं रुका। वो भागकर इसके पास पहुंची और सामने खड़ी हो गई। यारिक, मैं जानती हूँ तुम दिल को पसंद करते हो, तुम इससे शादी करना चाहते हो। यारिक को बाहर निकलते देखकर शहबाज तखल्लुक के दिल को कुछ हुआ। वो अपनी दाहिनी बाजू को बाएं हाथ से जोर से जकड़ते हुए नज़दीकी सोफे पर ढाह गया। फरजाम, जो यारिक के पीछे जाने वाला था, शहबाज तखल्लुक की हालत देखकर तेजी से इनके पास आया। मैं ठीक हूँ, इकबाल तुम निकाह पढ़ाओ। वो पास खड़े हुए मौलाना इकबाल साहब को देखकर बोले। मगर दादाजान, मैं ये निकाह नहीं। फरजाम अजब कशमकश में था। कैसे मैं एक तवाइफ से जो एक रात मेरे भाई के कमरे में गुजार चुकी है। किसी सूरत नहीं। वो दिल में मौसम इरादा किए इनकार करने लगा। मगर शहबाज तखल्लुक के चेहरे पर दर्द के आसार देखकर दिल पे पत्थर रखे वो अपने दिमाग में उठते सवालों को नज़रअंदाज करते, दिल की सुनते हुए, जो अपने दादा जान की जान की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसकी मानते हुए लम्हों में खुद के लिए किए गए फैसले से मुनहरिफ हुआ। शहबाज तखल्लुक जैसे सांसें रोके बैठे, अपने अंदर उठते हुए दर्द से खामोशी से नबरत आजमा हो रहे थे। आपके वालिद का नाम? वो दिलबरा की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछे थे। कोई नाम नहीं मेरे बाप का। वो जहरीली नागन की तरह फनकारी। इकबाल साहब ने शहबाज तखल्लुक की तरफ देखा, शायद गुस्से की वजह से नहीं बता रही। शहबाज तखल्लुक ने कहा, बताओ बेटा, निकाहनामे पे लिखना है। कहा ना, मुझे मेरे बाप का नाम का नहीं पता। मैं छोटी थी तब माँ मर गई। अब क्या, मरी हुई माँ को कब्र से निकाल कर पूछ कर आऊँ बाप का नाम? वो हद दर्जा बेजारी से बोली। शहबाज तखल्लुक ने आंखें जोर से मीचकर सोफे की पुष्ट से सर लगाया। इकबाल, जल्दी निकाह पढ़ाओ। मैं जाने से पहले इस फर्ज से सबदोश होना चाहता हूँ। दिलबरा बेटा, कि आपको फरजान बिन फरहाद तखल्लुक बवस हक महर सिक्का 5 लाख रुपए राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? मुट्ठी से मिस ना हुई। जमात और निगाह बेगम खामोशी से खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। किसी में भी हिम्मत ना थी शहबाज तखल्लुक के फैसले पर उंगली उठाने की। मौलाना साहब ने 3 बार अपने अल्फाज दोहराए, मगर वो खामोश रही। फरजाम, जो दूर खड़ा था, चलता हुआ उसके पास आया। चुपचाप साइन करो इस पर। उसकी ड्राई पर धीमी आवाज़ में दांत पिसते हुए खर्राया। नहीं करूँगी, जाओ, जो खाना है खाड़ लो। चुपचाप साइन कर लो, वरना और भी बहुत से तरीके आते हैं। मुझे मजबूर मत करो। वो हुरबाज आजमाने पर जो तुम्हें नागवार गुजरे और अपनी बेरेट को उंगली से सहलाता हुआ इसे मकबसे में डाल किया। ये दिलों के मामले, मगर तुम क्या समझोगे कि किसी को ज़बरदस्ती खुद तक महदूद कर देना मुकाबिल के लिए कितनी दर्दनाक अजियत है। तुम मुझ पर अपना आप धोकर घुट-घुट कर मरोगे। फरजाम तखल्लुक, वो एक-एक लफ्ज़ कर्ज़दा लहजे में चबा-चबा कर बोली। कांच जैसी आँखों से लपकते शोले सामने खड़े वजूद को भस्म कर देने के लिए काफ़ी थे। तुम्हें तो मेरे पाँव धो-धो कर पीने चाहिए दिलबरा, जो तुम जैसी तवाइफ़-ज़ादी को अपना नाम देने पे चला हूँ, जिसका भगोड़ा बाप इसकी माँ को बिन बेहया तुम जैसी निशानी देकर चला गया। इसकी बातें थी या गोया पिघला हुआ शीशा जो इसके कानों में उंडेल दिया गया था। इसका सारा वजूद झंझना उठा। कान साए-साए करने लगे, तो गोया इस तक भी इसकी सच्चाई पहुँच चुकी थी। तुम जैसी घटिया सोच रखने वाले शख्स का मुँह तोड़ना दिलबरा बखूबी जानती है। मगर क्या है, पहली बार किसी ने मेरी तरफ़दारी में इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे तरस आ गया तुम्हारे इस बूढ़े दादा पर, तो जो एहसान किया मैंने तुम पर। वो निकाहनामा इकबाल साहब के हाथ से खींचकर इन पर साइन करते हुए दोबारा से मेज़ में पटक कर इसके पास आई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एक तवाइफ से निकाह रचाने का। बहुत जल्द इसका अंजाम भुगतोगे। जब सबको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो फ़ख्र से बताना इन्हें। फरजान के साइन करते शहबाज तखल्लुक की आंखें पूरी तरह बंद हुई। दादा जान, वो बुलंद आवाज़ में कहता हुआ इनकी तरफ बढ़ा। समात तखल्लुक भी अपने बाप की हालत में पहुँचा कर रह गए। वो कुछ देर खामोश रही, अपने अंदर हिम्मत मुश्तबा करने के लिए। यारिक, में दादा जान से बात करूँगी, दिल का निकाह तुमसे कर दे। तुम्हारी कौन सुनता है, बड़ी आई मेरी खैर ख्वाह। अपना ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। अंदर से आती फरजाम की बुलंद आवाज़ पर दोनों एक दूसरे को देखते हुए तेज़ी से अंदर की तरफ भागे। शहबाज तखल्लुक होश और हवास से बेगाना हो चुके थे।
फरजाम और यारिक दोनों ने मिलकर शहबाज तखल्लुक को उठाकर गाड़ी में डाला। समात तखल्लुक ने ड्राइविंग सीट संभाली। चंद मिनटों का सफ़र किए वो शहर के अच्छे हॉस्पिटल में थे। ऑपरेशन थिएटर में शहबाज तखल्लुक को लेकर गए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वो तीनों जले पैर की बिल्ली की मानव वही ऑपरेशन थिएटर के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर बाहर आए तो वो तीनों लम्हा ज़ाया किए बिना इनकी तरफ लपके। डॉक्टर दादाजान ठीक तो है ना? यारिक ने बेचैनी से पूछा। इसके दिल में तब से सिगरेट चल रहा था कि कहीं न कहीं दादाजान की इस हालत का ज़िम्मेदार वो है। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। वो मुझे दिल से तब का इसी बारे में सोच रहा था। पेशेंट को सेवियर हार्ट अटैक हुआ आया है। पहले भी इन्हें एक बार माइनर हार्ट अटैक आया था। आपको बताया भी था कि इन्हें परेशानियों से दूर रखें। वो अपने माहिर पेशाना वाला अंदाज में इस टू स्कोप को गले से निकालकर हाथ में पकड़ते हुए बोले, हम इनसे मिल सकते हैं? फरजाम ने पूछा। अभी नहीं, कुछ देर बाद, वह कहकर आगे बढ़ गए। फरजाम शीशे के पास जाकर बाहर से इन्हें देखने लगा। निकाह तो नहीं हुआ ना? कुछ याद आने पर उसने पास खड़े हुए अपने चचा जमा तखल्लुस से पूछा। फरजाम का इस लड़की से निकाह करवा दिया है बाबा ने। कोई जवाब था या कोई बम था जिस पे गिरा, उसकी वजह को रेजा रेजा मसमार करता चला गया। वो उल्टे कदम लेता ढीले वजह से पीछे दीवार से जा लगा और आंखें बंद के शिकस्ता जिस्म और चटकते हुए एहसास से जोचने लगा। दिल चाहते कि वो उस वक्त धाड़े मार मार कर रोए, अपने अंदर का सारा गुबार निकाल ले। अंदर की घुटन नाकाबिले बर्दाश्त लगी। दिल चाह रहा था हर चीज़ को आग लगा दे, तहस नहस कर दे। फिर एक पल को तो दिल ने कहा, यहाँ से कहीं दूर चला जा। मगर दिमाग ने कहा, क्या तू अपनी परवरिश करने वाले के एहसानात भूल जाएगा? अपने दुख में इसका दर्द भूल जाएगा? इन्हें तकलीफ में देखकर भी यहाँ से जाने की हिम्मत है तुझ में? क्या इतना खुद गर्ज है तू यारी कि अपने गम को तू खुद पर हावी करके अपने प्यार करने वालों से गफलत बरतेगा? जहन में उमड़ते इन सारे सवालों का जवाब पाते हुए करीब पड़े बेंच पर बैठ गया और शहबाज तखल्लुक के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। शाम को तक शहबाज तखल्लुक की हालत संभल चुकी थी। सब इनसे मिलने इनके रूम में गए। फरजाम, मुझे ज़ैदान से मिलना है। आखिरकार उन्होंने दिल में सर उभरती हुई ख्वाहिश को लफ्ज़ों का जामा पहना डाला। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं इससे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आएगा वो उम्मीद भरी नज़रों से पूछ रहे थे। क्यों नहीं आएंगे भाई? इन्हें पता चलेगा आपने बुलाया तो ज़रूर आएंगे। वो इनकी झुर्रियों ज़्यादा हाथ अपने हाथ में लिए तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोला। वैसे भी भाई अकेले हैं। 2.5 साल पहले इनकी बीवी की वफ़ात हो चुकी है। आपकी तबीयत नासाज़ी की वजह से आपको बताया नहीं। इनका एक बेटा भी है। सच कह रहे हो, हमारे ख़ानदान का वारिस आ चुका है। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मुझे मिलना है इससे, जल्दी बुलाओ उसे। कितने साल बीत गए, तखल्लुफ़ विला में किलकिलारियाँ गूंजे हुए। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो फर्द जज्बात से लबरेज लहजे में बोले। जमात और यारिक दोनों उनके पास बैठे इनकी खैरियत दरियाफ़्त करने लगे। फरजाम बाहर निकल कर जैदान को कॉल मिलाने लगा। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो फरजाम? दूसरी तरफ से गंभीर आवाज़ ने पूछा। क्या? मैं तो ठीक हूँ भाई, मगर दादाजान हॉस्पिटल में। इससे पहले कि फरजाम अपनी बात मुकम्मल कर पाता, दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। जैदान तखलुक जो इस वक्त पार्टी की अहम मीटिंग में शरीक था, एक्सक्यूज़ मी मदद किए वो फ़ौरन वहाँ से निकला। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहा। फरजान ने से हॉस्पिटल का नाम सेंड किया तो ड्राइवर को मखसूस हॉस्पिटल जाने की हिदायत दी। वो वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इतने सालों बाद आज वो फिर रूबरू थे। शहबाज तखल्लुक की प्यासी नज़रें से सामने देखकर सैराब हो रही थी। सफ़ेद खद्दर के सूट में मलबूस ब्लैक वास्केट पहने, बालों को जेल से सेट किए बारवकार शख्सियत समेत वो इन्हें देखकर अपनी नाराज़गी भुला इनकी तरफ बढ़ा। कैसे हैं? इसके लहजे में तकफ्फुर की झलक वाज़ेह दिखाई थी और इनके गाल पे हाथ रखकर पूछने लगा। इतने बरसों बाद इसे महसूस करते हुए इनकी आंखों से आंसू जारी हुए। ज़िदान ने अपने हाथ से इनके आंसू पोंछे। मैं आ गया हूँ ना, आप आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और आपने ये अपना क्या हाल बना रखा है? और इनकी पहले से ज़्यादा कमज़ोर जसामत को देखकर बोला। शहबाज तखल्लुक ने अपने सबसे ज़्यादा खूब पोतों को देखा, जिसके हर अंदाज में शान और तकमकनत नुमाया थी, जो कभी जवानी में इनका खासा हुआ करती थी। वो नज़रें फेर गए, कहीं इसे इनकी नज़र ही न लग जाए। क्या हुआ दादाजान, अभी भी नाराज़ है? वो उनको रुख फेरते देखकर परेशानी से पूछ रहा था।
मेरी नाराज़गी तुम दूर कर सकते हो। वो उसकी तरफ देखकर बोले, वो कैसे? इब्तिदान की बुरी आँखों में हैरानी थी। अपने दादा की ख्वाहिश पूरी करोगे? आप हुक्म करें। वो मुअत्तब अंदाज़ में बोला, मेरी आज भी वही ख्वाहिश है जो कुछ बरस पहले थी, तुम्हारी और नूर की शादी। इनकी बात सुने वो भूरी आँखें कुछ पल के लिए मौन किया, गहरा साँस अंदर खींच के जैसे खुद को नॉर्मल किया। ये सिर्फ़ वही जानता था कि इन पलों में मैं कैसा जिया है। शायद इनकी हुक्म अदली की वजह से इसे ये सज़ा मिली कि गनिया इससे दूर चली गई। ये सोचते इसके मजबूत असाब भी छना आ गए। दादा जान पहले बात अलग थी, अब मेरा एक बेटा भी है। क्या नूरुल्लाह इसे सँभाल पाएगी? क्या वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी? वो धीमे लहजे में गोया हुआ, शायद हकीकत से इन्हें आगाह करवाना चाहता था। क्यों नहीं सँभालेगी? आखिर को इस ख़ानदान का वारिस है वो। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, उसे मैं समझा दूँगा। ठीक है दादा जान, मुझे आपका फ़ैसला मंज़ूर है। वो दिल पर ज़बर करते हुए बोला, मगर वो कुछ लम्हे ठहरा कर फिर बोला, क्या हुआ? दादा जान, दरअसल मुझ पर एक ज़िम्मेदारी है। कन्या वफ़ात से पहले एक बच्ची को घर लाई थी, वही हनान की देखभाल कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसके फ़र्ज़ से सबदोश हो जाओ। वो मुतफ़िर अंदाज़ में बोला, मैं जानता हूँ सब इस बारे में। इकबाल ने बताया था मुझे कि किस तरह तुमने इस बच्ची की मदद की। सारा वाक़या मेरे इल्म में है। शहबाज़ तखल्लुल ने कहा, तुम इसकी फ़िक्र न करो। अल्लाह ताला ने यतीम की कफ़ालत करने का बहुत बड़ा अजर रखा है। इसे भी हम अपने घर की बहू बनाकर ही सवाब कमा लेंगे। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? वह हैरान-कुन नज़रों से इन्हें देखते हुए बोला, जिस दिन तुम्हारा और नूर का निकाह होगा, इसी दिन इस बच्ची के साथ हम यारिक का निकाह कर देंगे। वो तो जैसे हथेली पे सरसों जमाए बैठे थे। दादाजान, हॉस्पिटल के बेड पर आपने सारी प्लानिंग कर लेनी है। आज इतने अरसे बाद इसकी अनाबी लब होले से मुस्कुराए थे। इसे मुस्कुराते देखकर शहबाज तखल्लुल की खुशी भी दिखनी थी। अब मैं ठीक हूँ, देखना पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाऊँगा। आप एक बार ग्यारह से इसकी राय ज़रूर जानिएगा। उम्र भर की बात है, मैं नहीं चाहता कि इस पर फैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए। अगर इसे इस फैसले से एतराज़ हुआ तो कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, और मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनवाने गया है, घर जाकर इससे तहम्मुल से बात करूँगा। ये फरदान किधर गया? ज़दा ने इधर-उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। वो फार्मेसी से मेडिसिन लेने गया, बस आता ही होगा। वो दोनों काफ़ी देर तक एक-दूसरे से बातें करते रहे। निगात बेगम तो अपने कमरे में नमाज़ अदा करने चली गई, जबकि दिल वहीं लॉन्च में खामोशी से सोफ़े पे बैठ गई। नूर भी इसके सामने बैठी थी। एक वक़्त था कि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों के यहाँ वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी गहरी खामोशी थी। खामोशी का कफ़ल तब टूटा जब लैंडलाइन पे समा ताल्लुक़ का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, दादा जान की तबीयत अब कैसी है? नूरुलैन ने चूरते हुए पूछा। यही बताने के लिए फ़ोन किया था, वो ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। यह खबर सुन के इसकी साँस में साँस आया। फ़ोन रखे वो वापस पलटी। कैसे हैं तुम्हारे दादा जान? दिल ने आखिर बात करने में पहल की। ठीक है, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। दिल दिल मैं जानती हूँ कि यारिक आपको पसंद करता है और तुम भी। ये खराफ़ात किससे भरी है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिल में यारिक के लिए ना पहले कुछ था और ना अब है। नूर ने हैरानी से देखा इसे। बल्कि तुम्हारी आँखों में साफ नज़र आता है कि तुम यारिक के लिए क्या जज़्बात रखती हो। दिल ने इसकी आँखों में देखकर बिना लगे लपटे कहा, वैसे भी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। मेरा निकाह ज़बरदस्ती तुम्हारे इस पुलिस वाले ठरकी बददिमाग भाई से हो चुका है। क्या आपका निकाह हो गया? वो हैरानगी से बोली। आपकी किस्मत बिल्कुल मेरी जैसी है हनान। मुझे भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ और आपको भी। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊँ। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी। वो हनान के मासूम गोल-मटोल सुर्ख़ सफ़ेद चेहरे को देखते हुए दिल में बोली, फिर झुककर इसकी छोटी नन्ही-सी पेशानी को चूमा, जिस पर वो हल्का-सा मुस्कुराया। वो इसके साथ अपनी बाकी ज़िंदगी के ख्वाब ढूँढ रही थी, मगर कोई और इसके लिए कुछ और ही फ़ैसला किए हुए था। वो हनान के नरम बालों में उँगलियाँ चलाने लगी। प्यार भरी नज़रें अभी भी हनान के सोए हुए मासूम चेहरे पर टिकी थी। रात ढल गई और शहबाज तखल्लुल हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके थे। सब लाउंज में मौजूद थे। शहबाज तखल्लुल के गिर्द डेरा जमाया हुआ था। फरदान, जो आज की सिचुएशन की वजह से पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया था, फ़ोन करके अपने वहाँ न आने की इत्तला कर चुका था। फरजान, नूरुल ऐन तुम्हारी बीवी को मेरे कहने पर तुम्हारे कमरे में छोड़ आई है। जाओ तुम भी आराम करो। मुझे यारी से कुछ अकेले में बात करनी है। उन्होंने साफ झंडी दिखाई कि सब यहाँ से जा सकते हैं। सब अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, सिवाय नूर के जो दरवाजे की ओट में खड़ी थी।
लाउंज में यारिक और शहबाज तखल्लुक के सिवा कोई दूसरा फ़र्द न था। यारिक, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। मुझे मार्बल के फ़र्श पर नज़र जमाए किसी गहरी सोच में गुम था। चौंक कर इनकी तरफ देखा। एक लड़की है, इसका नाम हिना है, बहुत खूबसूरत बच्ची है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा और इसका निकाह कर दिया जाए। ज़ैदान और नूर का निकाह इस माह के अंदर अंदर किसी तारीख में रख लेंगे। दोनों निकाह इकट्ठे ही हो जाएं। खैर से अब तुम भी सारा सारा बिजनेस संभाल रहे हो, इस बच्ची के सारे हुकूक व फ़राइज़ पूरे करने के काबिल हो। फरजाम का वलीमा भी साथ ही कर देंगे। ये तो थी मेरे दिल की बात। अब तुम बताओ। मेरे दिल की तो आपने सुनी ही नहीं। वक्त रहते अब तो दिल वीरान हो गया, और वीरान दिल में कब कोई चाहत नमूद हो पाई है। वो दिल में खुद से मुखातिब होते हुए बोला, अगर कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एक बार देखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे नहीं देखना किसी को। वो अपने सूखे हुए लबों को वाक़ई मुश्किल ये लफ्ज़ अदा कर पाया। क्या हुआ जो मेरी बात अधूरी रह गई? आपकी चाहत अधूरी नहीं रहेगी। मेरी चाहत को पूरा करना शायद मेरे बस में न था, मगर आपकी ख्वाहिश को पूरा करना तो मेरे बस में है। वो दिल में सोचने लगा, जब दिल नहीं तो कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे आपका फ़ैसला मंज़ूर है दादा जान, जैसे आपको ठीक लगे। इसके लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट रहेंगी। दरवाजे की ओट में खड़ी हुई नूरजहां के कदम डगमगाए। जिस्म जैसे ज़लज़लों की ज़द में था। वहाँ खड़ा होना दूभर हो गया। आंखें छम-छम बरसने लगीं। धुंधलाई हुई आंखों से इस दुश्मन जान को देखा जो इसे झटकों की ज़द में झोंक के कि कितनी आसानी से इसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज करता बरी अलज़मा हुआ। इसे लगा शायद वो उसके हक में बोले, मगर वो तो अपनी बात ख़त्म किए कब का वहाँ से जा चुका था। खाली लाउंज इसका मुँह चिढ़ा रहा था। इसकी नज़र ऊपर पड़ी हुई, जहाँ वो शहबाज तखल्लुक को बाजू से पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ा रहा था, ताकि इन्हें इनके कमरे में जाने के लिए मदद दे सके। फरजान सुबह का थका हुआ सहारा सा कमरे में आया तो दिलबरा को देख के ठठकर कर रह गया। आंखों में हैरत उतर गई। इसके पसंदीदा नेवी ब्लू लिबास में शॉर्ट शर्ट और प्लाजो पहने, बालों को पुश पर खुला छोड़े, कानों में मौजूद आवीज़ें उतार कर रखते हुए अब गले में मौजूद नाजुक सा नेकलेस उतारने में इतनी मोह थी कि फरजान की मौजूदगी को महसूस न कर सकी। जबकि इसका शफाफ चेहरा सुर्ख लिपस्टिक से सजा था, और सियाह दिलकश आंखें काजल की धार से लबरेज थी। फरजान तखल्लुक का दिमाग जैसे सटक स्टिक हो गया। वो बिलाख्तियार अपने भारी कदमों से इस हुस्न की देवी के करीब आने लगा। नूरुलैन इसे दादा जान के कहने पर अपना नया ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी पहना कर गई थी, क्योंकि दिल के पास कुछ भी न था। आज सुबह इसका निकाह हुआ था, इसलिए इसे निकाह की मुनासबत से थोड़ा बहुत तैयार कर गई थी। वो अपनी दोस्त वापस मिलने पर इसकी दोबारा नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुपचाप इसके हाथों तैयार हो गई थी। सोचा था कि फरजाम के अंदर आने से पहले इन खराफात से आज़ाद हो जाएगी। इसे फरजाम की इतनी जल्दी कमरे में आने की उम्मीद नहीं थी। वो इसे सहर अंगेज़ आंखें जो घनी खमदार पलकों से सजी थी, इन्हें छूकर देखने की ख्वाहिश कब से मन में थी। वो अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते उसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सार में ले गया। वो फरजान तखल्लुक के इस अमल पर हक-दक रह गई। इससे पहले कि वो अपना आप खोकर कोई जसारत करता, दिल ने टाँग ऊँची किए घुटने इसके पेट में की तरह मारा। ए ठरकी पुलिस वाले, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। वो कहाँ इस नाजुक सी लड़की से इस हरकत की उम्मीद रखता था। वो झटके से होश में आया। ऐसी किक इस दियो कामिल शख्स को कहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला था। ये तो मामूल की बात थी, मगर वो इसकी हरकत पे अश कर उठा। तुम तवाइफ के साथ साथ चोरनी भी हो, और वो भी पूरी तरह ट्रेंड। सच सच बताओ किस गैंग के लिए काम करती हो? और वो अब पुलिस वालों की तरह तशवीश करने पर उतर आया। दिमाग तेरा बड़ा काम करता है, मवाली कह के बकवास बंद करो। थोड़ा सा प्रोटोकॉल क्या दे दिया, तुम तो सर पे ही चढ़ गई। यही तो तवाइफों की खासियत है, हम जैसे मासूम मर्दों को सच समझकर अपने दाम में फंसाना। तुमने भी वही दाव खेला है, मगर ची ची ची, सद अफसोस वक्त रहते बच गया। वो हंगारा भर करके बोली, तुम और मासूम, तुम जैसे मासूम मर्दी हम जैसी तवाइफों के कोठे पर अपनी रातें रंगीन करने आते हैं, और इन्हें हम जैसी निशानियां दी जाते हैं। तवाइफ अकेली तो एक तवाइफ को जन्म नहीं देती। वो तो तुम जैसे ही बेगैरत मर्द होते हैं, जो घर में बीवियों के होते हुए भी अपनी मर्दाना तस्कीन के लिए वहाँ आते हैं। तुम्हें जैसे मर्दों की वजह से तवाइफें जन्म लेती हैं। अकेली तवाइफ कैसे जलेगी? तवाइफ, बकवास बंद करो। वो धाड़ा, और उसके जबड़े को अपनी मुट्ठी में दबोच कर इसे घसीटते हुए दीवार से लगा किया। क्यों, सच कड़वा लग गया क्या? छोड़ो मुझे, मुझ में अपनी ताकत मत आजमाओ। वो हलक के बल चिल्लाई। मुझे भी मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा मत आजमाओ। वो भी इसे खौनखार नज़रों से देखते हुए बोला।
मुझे मुफ्त का माल समझकर छुआ तो मैं हाथ तोड़ दूँगी तुम्हारे। तो और तुम क्या समझते हो मैं इन आम घरेलू ढली और सहमी औरतों में से हूँ जो चुपचाप तुम्हारी किसी भी ज़्यादती को सह लूँगी? तो मिस्टर पुलिस वाले, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, भूल कर भी ऐसी भूल करने की कोशिश मत करना। वो इसे वार्निंग देने लगी। चंद पैसों के लिए बिकने वाली तवाइफ के ये अंदाज़, वाह! तुम जैसी हज़ार तवाइफें मेरे पैरों की धूल है। अभी नोट फेंकूँ तो अभी हज़ारों गिरेंगी मेरे आगे। वो तमस्खराना अंदाज से मुस्कुरा कर बोला, दुनिया में हर औरत एक बिकने वाली चीज़ है, वो चाहे घर में बिके चाहे बाजार में। कभी पैसे के लिए बिकती तो कभी घर घर हस्ती के घर गृहस्थी के लिए। कहीं वो खुद बिकती है अपनी मर्जी से, कहीं वो बेच डाली जाती है। वो तड़क लहजे में बोली, तुम जैसी गिरवी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो धड़ल्ले से एक रात मेरे भाई के कमरे में गुजार कर कितनी आसानी से इल्ज़ाम मुझ पर लगा गई। जाने कितनों के कमरों में ऐसी रातें गुजार चुकी हो। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, यही तो तवाइफों का काम है। खुद को आईने में देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम किस कदर गिरे हुए नीच इंसान हो। अरे तुम्हारी असलियत देखे तो आईना भी चटक जाए। दिलबरा ने चीखते चिल्लाते हुए कहा। जैसे जैसे ही फरजान ने सुना, इसने दिल को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि तुम जैसी मक्कार लड़कियों के लिए गिरना पड़ता है, ताकि तुम जैसी बदचलन लड़कियों को अपनी औकात पता चल सके। एक बात याद रखना, मैं फरजाम तखल्लुक हूँ। मैं हर बार तुम्हारी बकवास सुनूँ, ऐसी उम्मीद मत रखना मुझसे। इसकी आंखों में गुस्से की वहशत छाई थी। दफा जाओ यहाँ से, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। चलो, पहली बार सच बोला, वाकई तुमसे बुरा कोई होगा भी नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर तनफ्फुर से फनकारी। फिर सामने रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू पेपर निकाल कर अपने रंगे होठों को बेदर्दी से साफ करते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ी। एक किधर, वो ब्रुचका आकर दुरुस्त लहजे में बोला, इस बिस्तर बिस्तर पर तुम जैसी औरत का वजूद मुझे एक पल को गवारा नहीं। ये औरत किसको बोला? बोला, वो इसके करीब आई, इसके कॉलर को दबोच कर गुस्से से बोली, क्यों तुम कोई तीसरी तीसरी सनफ हो? वो मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला, इसे तो जैसे किसी ने जलती आंख में झोंक दिया हो। शट अप! उसका कॉलर झटके से धक्का देकर पीछे करने लगी। बड़ी ज़बान चलती है तुम्हारी, पछताओगी जब मैंने तुम्हें अपने अंदाज से शट अप करवाया। वो जो मैंने अंदाज में बोला, इसकी बात इसे मज़ीद आग बबूला करने के लिए काफ़ी थी। और हाँ, नीचे बिस्तर कर लो अपना। फरजाम इसके चेहरे पर गुस्से के बायस आने वाली सुर्खी देकर तंजिया मुस्कुराहट उछालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम जानते नहीं हो अभी दिलबरा को, अभी पता चलेगा दिल से पंगा लेने का अंजाम। बिस्तर पे सोना है ना, तुम्हें अभी सुलाती हूँ। तुम्हें बिस्तर पे, वो साइड टेबल पर रखा गया पानी भरा जग पूरे बिस्तर पे अच्छी तरह उंडेल चुकी थी कि थोड़ी सी भी जगह खुश्क न थी। अभी वो इस कारनामे से फारिग हुई थी कि वह आरामदेह सूट पहने हुए बाहर आया तो गीला बिस्तर देखकर इसकी तरह बढ़ा। बड़ी-बड़ी वाहियात हस्तियाँ होंगी इस दुनिया में, मगर तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। वो खुद पर काबू पाते हुए दाँत पीस कर बोला। वो सीने पे हाथ बांधे इसके तासुरात का जायज़ा लेते हुए हर्ष उठा रही थी। फरजान ने ताज्जुब से सर हिलाया। सारा दिन की तक-व-दूद के बाद अब थकान इस पर हावी हो चुकी थी। मज़ीद जंग का इरादा तर्क किए वो कबर्ड से अपना कम्फर्ट निकाल कर नीचे कालीन पे तकिया रखे लेटा और पाँव से सर तक कम्फर्ट ओढ़े सो गया। वो काफ़ी देर खड़ी रही, फिर थक कर बैठ गई। काफ़ी देर जागती रही। जू-जू रात गुज़र रही थी। माहौल में खनकी बढ़ी थी। इसे इस बारीक शफ़ून के सूट पे अब ख़ासी ठंड लगने लगी। क्या करूँ, बिस्तर भी गीला है। उठकर कबर्ड में देखा, मगर कोई भी दूसरा कम्फ़र्ट नहीं मिला। अब तो ठंड से वो काँपने लगी। नीचे सोए हुए इस वजूद को देखा तो कुछ सोचते हुए दूसरा तकिया उठाकर इसके पाँव वाली साइड पे रखा और उसके गिर्द लपटा हुआ कम्फ़र्ट खींचकर थोड़ा-सा अपने ऊपर किया। गरमाइश मिलते ही जिस्म को सुकून मिला तो वो कुछ देर में नींद की वादियों में उतर गई। बिलख़ुसूस फ़जर की अज़ान सुनकर फरजाम की आँख को खुली। इसे अपना हाथ किसी नरम गरम चीज़ से पर महसूस हुआ तो वो अंधेरे में टटोल कर देखने लगा कि ये क्या है। दिल जिसकी अभी कुछ देर पहले ही आँख लगी थी, अपने पैरों पे इसका हाथ महसूस हुआ तो अपने पाँव को ज़ोर से झटका और उठकर बैठी। फरजान जो अभी समझने की कोशिश में था, सब समझ में आते ही होश में आया और उठकर बैठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो और क्या तुम्हारे सर पर होती? वो खुमारज़दा आवाज़ में बोली। नींद से अभी भी आँखें बोझल और सुर्ख़ी माइल थी, जैसे किसी ने कच्ची नींद से जगा दिया हो। वैसे मेरी बाहों में सोने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। सही अंदाज़ा लगाया मैं, तुम ठरकी पुलिस वाले किसी भी वक़्त ठड़क झाड़ने से बाज़ नहीं आते। रात को बड़ी-बड़ी बातें सुना रहे थे, अब एकदम से रोमांस का कीड़ा कैसे भड़कने लगा? वैसे वो क्या कहते हैं बिंदु, हाँ, सुबह-सुबह उठकर अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम भी मेरे पैरों को छूकर वही ले रहे थे शायद। उसके किए पर तंज भरे तीर बरसाने लगी। जाओ, जाओ ठरकी और घटिया पुलिस वाले, तुम्हारा आज का सारा दिन मनहूस गुज़रे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।
वो बिल्कुल हिंदू की नकल उतारते हुए बोली, सच सच बताना, कहीं तुम किसी हिंदू की औलाद तो नहीं? वो भी इसकी ज़बान के जौहर पर अपना बदला छठ उतार गया। शट अप! वो इसकी उँगली से वार्न करते हुए बोली। उँगली नीचे, वो इसकी उँगली पर अपनी उँगली फँसाए इसे शिद्दत से मोड़ते हुए बोला, कितनी बार कहा है मेरे सामने ज़बान नहीं चलाया करो, मेरी ज़बान है जितनी मर्ज़ी चलाऊँ। तुमसे तो बहस करना ही फ़िज़ूल है, तुम्हें तुम्हें देख लिया सुबह-सुबह, सारा दिन वाक़ई मनहूसियत में गुज़रने वाला है। वो कम्फ़र्ट हटाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वज़ू करके वापस आया तो खुद को कम्फ़र्ट में छुपाए शायद फिर से सो चुकी थी। उठकर नमाज़ पढ़ो, उसे बारूब आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पढ़नी, जाओ यहाँ से, दिमाग ख़राब मत करो। वो कम्फ़र्ट में मुँह दिए चिल्लाई, दिमाग तो तुम मेरा ख़राब कर रही हो, 1 मिनट से पहले उठ जाओ वरना क्या? वो चेहरा बाहर निकाल कर हमेशा की तरह इससे लड़ने को तैयारी पकड़ते हुए बोली, वरना तुम्हें उठाकर वॉशरूम के टब में फेंकाऊँगा जिसमें -डिग्री तक ठंडा पानी है और जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। मेरे आने तक तुम मुझे नमाज़ पढ़ती नज़र आओ वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो सर पर नमाज़ वाली टोपी पहनकर इसे धमकाता हुआ बाहर निकल गया। इसके जाते ही वो पास पड़ा तकिया जिस पर वो सोया था इसे उठाकर गुस्से से दूर पटक चुकी थी, जैसे कि वो फरज़ाम तख़ल्लुक़ हो। नसीब मेरा गर्म पानी जिम में पहुँचा देना, वो सपाट अंदाज में कहता हुआ जिम की तरफ बढ़ गया। हिना जी, नसीम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। जी क्या बात है? वो जो ड्रेसर के सामने अपने बाल बनाए थी, जल्दी जल्दी इन्हें लपेट कर मेसी सा जोड़ा बनाया। बाहर साहब जी के दादा जान आए हैं, आपको साहब जी दोनों को बुला रहे हैं। पहले तो वो हैरान हुई कि आज से पहले तो कभी इसने ज़िदान के किसी रिश्तेदार को यहाँ आते नहीं देखा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप चले। हिना जी आप ऐसा करें, पानी साहब जी को दे दें और वो इस वक़्त जिम में हैं और साथ इन्हें इनके दादा जान के आने की इत्तला भी दे दीजिएगा। मैं ज़रा किचन में इनके लिए नाश्ता या चाय-पानी का इंतज़ाम करूँ। मैं वो बौखलाकर बोली, मगर नसीम इसे बोतल पकड़ाती हुई तेज़ी से वहाँ से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो नाना भी सोया हुआ था। वो एक नज़र इस पे डालती हुई बाहर निकली और जिम की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कन्या की वफ़ात के बाद गिनी-चुनी या 2 या 3 बार ही ज़ैदान को देख पाई थी, वो भी दूर से, क्योंकि इसका सारा काम नसीम के ज़िम्मे था। वो नाश्ता किए जो से घर से निकलता फिर घर लौटता तब तक वो हनान को अपने कमरे में लिए सो चुकी होती। आज पहली बार था कि वो खुद से इसके पास जा रही थी। ज़िदान पिछले 1 घंटे से मुसलसल कान में हेडफ़ोन्स लगाए रनिंग रनिंग मशीन पे फुल स्पीड से आँखें बंद किए दौड़ रहा था। इस वक़्त वो ब्लैक सूट में था जो पसीने से पूरी तरह भीग कर इसके कसरती जिस्म पर चिपक गई थी। घनी मूँछें तले अनाबी आपस में भीजे हुए थे। पसीने की बूँदें टपक कर नीचे गिर रही थी। ग्लास वॉल से आती सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ी थी, जिससे इसके सफ़ेद जिस्म पर पसीने की बूँदें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। खूबसूरत कशादा रोशन पेशानी पर भूरे बाल बिखरे पड़े थे। हिना इसे जिम की दहलीज पे खड़ी एकटक देख रही थी। इस हुस्न के देवता की शख्सियत में जाने कैसा सहर था कि इसके कदम इस मंज़र पे जम कर रह गए। इसे जैसे ही महसूस है कि इसके सिवा यहाँ कोई मौजूद है तो उसने अपनी आँखें खोली। हिना इसे अपनी तरफ देखता पाकर बौखलाते हुए 2 कदम पीछे हुई। वो एक पल में इस मशीन से उतरा, हेडफ़ोन्स उतार कर एक तरफ रखकर टॉवल से अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए इसके पास आया। एक हाथ से टॉवल उछालकर स्टैंड पे फेंका। वो उसके करीब आने पर डरते दिल से नज़रें चुरा गई। नसीम कहाँ है? वो उसके हाथ में मौजूद बोतल पकड़े ढक्कन खोलकर मुँह से लगाकर एक घूँट भरने के बाद बोला, वो किचन में आपके दादा जान आए हैं, यही बताने आई थी, कहते ही वो पलटने लगी। रुको, इसके सर्द आवाज़ पे इसके कदम वहीं थमे। तुम दादा जान के पास जाओ, मैं चेंज कर कर आता हूँ। जी, बस इतना ही कह पाई। जाने क्यों इसके सामने ज़बान गुम हो गई थी। वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। बारिश की आवाज़ सुनकर शहबाज तखल्लु ने जो अखबार पढ़े थे, सर उठाकर इसकी तरफ देखा। दिलकश नक्श सफ़ेद और गुलाबी रंगत की हामिल कमर उमर लड़की सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए हुए इन्हें अदब से सलाम कर रही थी। इसके चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी। वालेकुम सलाम। वो वहीं खड़ी उंगलियां आपस में बेहोश के नर्वस सी खड़ी थी। इधर आओ मेरे पास। वो इसे इशारा करते हुए अपने पास बैठने के लिए बोल रहे थे। वो थूक निकलते हुए सहम कर इनके पास बैठने लगी। नसीम चाय के साथ लौज़ुमात लेकर आया और मेज़ पर चुनने लगी। कुछ ही देर में ज़ैदान भी तैयार होकर वहाँ पहुँच चुका था। बेटा जी, हम ज़ैदान के दादा जान हैं, इनके बड़े, तो क्या आप हमें भी अपना बड़ा मानती हैं? जी, वो महज़ इतना ही कह सकी। तो हमने एक फ़ैसला किया है, इस जुम्मे को आपका निकाह कर दिया जाए। वो उनकी बात पर ठिठक कर अपना झुका हुआ सर उठाते हुए ज़ैदान तख़ल्लुक़ को देखने लगी, जो शायद इसके जवाब का मुंतज़िर था।
इसकी बुरी आँखों में देखने की मज़ीद ताकत खुद में ना पाते, वो दोबारा नज़रें झुका गए। दिल अजब ताहाल पर धड़कने लगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गनिया आप भी क्या सोचेंगी? नहीं, मगर हनान जिसमें मेरी जान बसी है, ऐसा हुआ तो मैं इसके पास ही रहूँगी हमेशा, वो सोचने लगी। तो बेटा जी आपने बताया नहीं कि आप राज़ी हैं? वो बिना बोले सर इस्पात में हिला गई। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, तुमने मेरा मान रख लिया। बस अब तैयारी करो ज़ेदान, इस जुम्मे को तुम्हारा और नूर का निकाह और हिना का यारिक के साथ। वो खुशी से लबरेज लहजे में बोले। ये बात सुनते जैसे सातवां आसमान इसके सर पर टूट पड़े। वो तो कुछ और सोचकर मसबत जवाब दे दी थी, मगर वो तो कुछ और ही समझे, या फिर मैंने ही समझने में गलती की। हिना तुफ है तुम पर, तुमने सोच भी कैसे लेके वो तुमसे। कहाँ तुम और कहाँ वो खुद को मरामत करने लगी। एक कयामत थी जो इस पर आकर गुजर गई। गले में आंसू का गोला अटकने लगा, मगर वो खुद की कैफियत पे काबू पाने की कोशिश करती। कैसे वो रोकर खुद को इनके सामने अर्जा कर सकती थी। हनान उठ गया होगा, मैं इसे देखती हूँ। वो बहाना बनाए उठकर वहाँ से जाने लगी। मुझे भी मिलाओ मेरे शेर से। शहबाज तखल्लुक की आवाज़ सुनकर वो मुड़ी। जी अभी लाती हूँ। अभी इतना ही कहा था कि नसीम हनान को गोद में उठा कर ला रही थी। वो कमरे में हिना को ना पाकर जो रोने लगा, चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। नसीम इसलिए इसे बाहर ले आई। मम्मा, वो हिना को सामने देखकर जोर से बोला। हिना ने आगे बढ़कर इसे गोद में लिया। वो इसके साथ चिपका हुआ था। वो इसे लिए वापस सोफे पे बैठी। हनी, इनसे मिलो, ये आपके दादा जान है। वो हनी को शहबाज तखल्लुक का तारुफ करवाने लगी। भाई दादा नहीं, पर दादा, वो मुस्कुरा कर बोले। इधर आओ मेरे पास। वो दोनों हाथ फैलाए इसे अपने पास बुलाने लगे, मगर हनान नफ़ी में सर हिलाने लगा और ख़ुद अपनी मम्मा के दुपट्टे पे छुपने लगा। जदान ये तो बहुत अटैच हो गया बच्ची से। जदान ने हना की तरफ देखा, जो इसने जदान की तरफ जब पल भर को आंखें मिली, फिर जदान ने नज़रों का जाविया फेर लिया। वो दिल महसूस कर रह गई। आंखों में अटके हुए आंसू को पीछे धकेलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा इसे इस वक्त। जदान, मैं अब तुम सबको फिर से एक साथ देखना चाहता हूँ। शादी के बाद तुम वापस तखल्लु विला में शिफ्ट हो जाओ। इस तरह हिना भी इस बच्ची के साथ रहेगा। हिना आहिस्ता आहिस्ता नूर को इसकी पसंद नापसंद समझा देगी, और हिना हनान का जहन भी डिस्टर्ब नहीं होगा एकदम इसके झूठ जाने से। ये दोनों मिलकर इसका ख्याल रख लेंगे। जी ठीक है, वो उनकी बात पर मुत्तफिक हुआ। नूर, ये बार बार इस यारिक का नाम मेरे सामने लेना छोड़ दो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारा निकाह मैं कभी भी यारिक से नहीं होने दूंगी। इसको मैंने खुद इस लड़की के साथ आना कमरे में रंग हाथों पकड़ा है। आंखों में देखी मक्खी कौन निकलता है। तुम खुद तो हो पागल, और मुझे भी यारिक यारिक कहकर पागल बना दोगी। एक झटके से इसके पैरों तले जमीन निकल गई, जब निकट बेगम ने इसे झंझोड़कर एक ही सांस में बोलते हुए हकीकत से आगाह किया। ये आप क्या कह रही हैं? आप, यारिक ऐसा नहीं हो सकता। मैं यारी के अलावा किसी और से निकाह कैसे कर सकती हूँ अम्मी? आप जानती हैं, आप मेरे दिल से, मेरे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इस दिल में मैं बचपन से यारी के सिवा और कोई नहीं। अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दे, मुझे बचा ले। आप दादा जान से कहें ना, मुझे यारी से दूर करके जुदाई की इतनी बड़ी सज़ा न दे। अम्मी, मैं मर जाऊँगी इसके बिना। वो रोंदे हुए लहजे में चीख चीख कर बोल रही थी। इसकी ये हालत निगत बेगम से देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने इसे गले से लगाया और समझाने की कोशिश कर रही थी। नूरलैन की आवाज़ हिचकियों में बदल गई। वो हिचकियों से रोने लगी। कुछ नहीं रखा इस यारिक के पास। अपने बाप दादा का बना बनाया बिजनेस संभाल रहा है। खुद कुछ करने के काबिल नहीं। अरे करेगा तो तब ना, जब आशिक माशूकी से फुर्सत मिलेगी। दान को देखो, खुद के बलबूते पे इसने चंद साल में अपना नाम इस तरह बनाया कि आज इसे सारा मुल्क जानता है। क्या नहीं है इसके पास? तुम ऐश करोगी इसके साथ। मुझे तो शुरू से ज़दान पसंद था। तुम्हारे लिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मम्मा, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं सिवाय यारी के। प्लीज़ मम्मा, मेरी दिली जज्बात को समझे। नूर, बंद करो ये यारिकनामा। अब मैं तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ ना सुनूँ इस बारे में। कुछ ही दिनों में तुम्हारा निकाह है ज़ैदान के साथ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस बनवाए हैं। वो इसको एक रेड कलर की खूबसूरत साड़ी दिखाते हुए बोली। मुझे साड़ी नहीं पसंद, और ना ही मैं ये पहनूंगी। अगर ये सब यारी के नाम पर होता तो वो खुशी ये सब ले लेती। क्या हुआ, पकड़ो इसे। ऐसे खड़ी क्यों देख रही हो? मुझे पहन कर दिखाओ, फिटिंग है कि नहीं? इसको ऐसे खामोश खड़ा देखकर वो इससे फिर से मुखातिब हुई थी। मामा, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। इनकी सर्द आवाज़ में नूर मुश्किल बोल पाई थी। क्यों? क्यों नहीं पहन सकती तुम ये ड्रेस? क्या कमी है इसमें? निगत बेगम का लहजा यकदम से सख्त हुआ था। मम्मा, आप जानती कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। वो आहिस्ता आवाज़ में इनको इस ड्रेस की खामी बता रही थी, जबकि निगत की नज़र नज़र में ये कोई कमी नहीं थी, बल्कि इस ड्रेस की खूबसूरती थी।
मैं सब जानती हूँ मगर तुम बोल रही हो कि अब ज़ैदान की बीवी बनने वाली हो, खुद को इसकी पसंद में ढालो। निकहत इसको जताने वाले अंदाज में समझा रही थी, जिसमें नूर बस खामोशी से इनको खाली आंखों से देखने लगी।